प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण और अकाट्य सूत्रों को लेकर। आज मैं आपको कुल 8 ऐसे सूत्र बताने वाला हूँ जो कुंडली में निसंदेह सत्य सिद्ध होते हैं और इन्हें आप किसी भी कुंडली में देखते हैं तो सीधे ही आप इनका फलित कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी चीज़ को देखने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए आपको एक एक कर मैं वह 8 अकाट्य सूत्र बताता हूँ। इसके लिए आपको सामने एक जन्म कुंडली दिख रही है। यह किसी भी लग्न की हो सकती है, किसी भी राशि की हो सकती है। अब मैं जो सूत्र बता रहा हूँ आप बस उन्हें एक एक कर देखते जाइए। सर्वप्रथम, अगर किसी की भी कुंडली में लग्न में ही सूर्य बैठा हो तो यह आपको अवश्य से ही देखने में आएगा कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर घर परिवार की जो जिम्मेदारियां रहेंगी वह कम उम्र से ही आ जाएंगी, या कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कम उम्र से ही घर परिवार की जिम्मेदारियों को उठाएगा और उनका भली भांति निर्वहन करेगा और आगे चलकर मान सम्मान को प्राप्त करेगा। अब दूसरे सूत्र की बात करें तो दूसरे सूत्र में अगर किसी की भी जन्म कुंडली में गुरु वक्री अवस्था में हो, यह आप आसानी से देख सकते हैं। अगर गुरु वक्री अवस्था में हो तो सर्वप्रथम तो ऐसे व्यक्ति की जो नाक रहेंगी वह थोड़ी सी टेढ़ी रहेंगी और साथ ही ऐसे व्यक्ति को विवाह में थोड़े विलंब का सामना करना पड़ेगा। भले ही गुरु किसी भी भाव में बैठे हो, लेकिन विवाह में थोड़ा विलंब तो अवश्य ही हो जाएगा। अब अगर सूत्र नंबर 3 की बात करें तो इसके अनुसार अगर कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में या मीन राशि में कोई भी ग्रह अगर बुध के नक्षत्र में हो, आप जानते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में गुरु का नक्षत्र, शनि का नक्षत्र और साथ ही बुध का नक्षत्र आता है। अब ऐसे में अगर किसी की कुंडली में इन तीनों में से किसी भी राशि में कोई ग्रह बुध के नक्षत्र में हो तो ऐसी अवस्था में जब भी उस ग्रह की दशा आएगी तो ऐसे में उस जातक को कुछ शारीरिक और मानसिक रूप से यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, या कह सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक कष्टों को झेलना पड़ेगा। यह आपको अक्षरशः सत्य घटित होता नजर आएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कर्क राशि में चंद्रमा को बिठाया है और यह चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है। तो ऐसी अवस्था में जब भी जिस जातक की यह कुंडली है उन्हें चंद्रमा की दशा आएगी तो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से कष्टों को झेलना पड़ेगा। अब हम चौथे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा सूत्र यह कहता है कि अगर किसी को, आप सभी को या अधिकतर लोगों को राहु की दशाएं कभी न कभी तो आती ही है। अब उसका किस अंतराल पर क्या प्रभाव पड़ता है वही इस सूत्र में बताया गया है। अगर किसी को राहु की दशा बचपन के समय में आए या फिर 25 वर्ष की आयु के पूर्व अगर किसी को राहु की दशा चलती है तो ऐसी अवस्था में उस जातक के या जातिका के शिक्षा पर इसका असर पड़ेगा और उनकी शिक्षा पूर्ण रूप से बाधित हो जाएंगी या शिक्षा बीच में ही छूट जाएंगी। इसके बाद अगर 25 से 50 वर्ष के बीच में राहु की दशा आती है तो ऐसी अवस्था में जातक या जातिका को मानसिक रूप से परेशानी होती है। साथ ही उनके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है, जिससे उन्हें कुछ समय तक अधिक जूझना पड़ता है और तब जाकर ही राहु का शुभ परिणाम मिलता है। इसके बाद अगर 50 वर्ष के बाद किसी को राहु की दशा आती है तो वह राहु की दशा व्यक्ति को धार्मिक गुणों की ओर ले जाती है
या फिर उसमें आध्यात्मिक गुणों को बढ़ाती है और वह ईश्वर के पूजा पाठ में लगकर उससे लाभ प्राप्त करता है या अपने जीवन को सद्गति की ओर ले जाता है। अब हम अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगर शुक्र 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक निसंदेह भाग्यशाली होता है। ऐसे जातक के जन्म के बाद माता पिता को भी अच्छा लाभ प्राप्त होता है, लेकिन ऐसे जातक का जो वैवाहिक जीवन होता है वह सुखद नहीं होता है। और अगर यहाँ पर आकर शुक्र कमजोर हो जाए या फिर किसी भी खराब ग्रहों से दृष्ट हो जाए, विशेषकर शनि या राहु से दृष्ट हो जाए, तो ऐसी अवस्था में ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं होता है। और साथ ही आपको यह भी देखने में आएगा कि ऐसा जातक पर स्त्री गमन भी करता है, या कह सकते हैं कि विवाह के बाद भी उसका अन्य महिलाओं से संबंध भी रह सकता है। ऐसे में लग्न और लग्नेश की स्थिति का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब अगर अगले सूत्र की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार से है कि अगर किसी की जन्म कुंडली मकर लग्न से प्रारंभ होती हो, अर्थात 10 अंक से प्रारंभ होती हो, या फिर जो चंद्रमा हो वह 10 के अंक पर लिखा हो, अर्थात उसका लग्न या तो मकर हो या फिर राशि मकर हो, तो ऐसी दोनों ही स्थिति में ऐसे जातक को अपने जीवन काल में अपनी न्यूनतम स्तर पर आना पड़ता है, या कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के बाद पुनः जीरो पर आ जाता है। और ऐसा वह स्वयं की गलतियों से करता है, या कह सकते हैं कि उसके द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिसका उसे आगे चलकर नुकसान उठाना पड़ता है, परंतु बाद में वह स्वयं पुनः अपनी स्थिति को सुधारता है और पुनः अपनी पूर्व वाली स्थिति प्राप्त कर लेता है। ऐसा मकर लग्न में भी होता है, और अगर मकर राशि हो तो भी ऐसा ही होता है। व्यक्ति अर्श से फर्श पर आ जाता है, और इसमें भी जो संभलने वाला समय रहता है वह लगभग 30 से 35 का रहता है। अगर व्यक्ति 30 से 35 के बीच में अपनी स्थितियों को सुधार ले या स्वयं को किसी प्रकार से बचाने की कोशिश करे, तब जाकर इस योग का जो प्रभाव है वह कम हो सकता है, लेकिन योग घटित अवश्य से ही होता है। अब अगला सूत्र जो है वह सूर्य से संबंधित है। अगर जन्म कुंडली में कहीं भी सूर्य बैठे हो और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जो सूर्य है वह चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और अगर शनि दूसरे भाव पर हो तो उनकी तीसरी दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। अगर शनि 10वें भाव में हो तो उन पर सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ेगी, और अगर शनि सप्तम भाव में हो तो ऐसे में सूर्य पर उनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसी अवस्था में ऐसे जातक को समय समय पर अपमान का सामना करना पड़ता है, और किसी न किसी कारणों से उसे बेइज्जती का सामना अवश्य करना पड़ता है। अब इसमें एक अच्छी बात सिर्फ इतनी ही है कि ऐसा सिर्फ उन्हीं के साथ हो सकता है जिनकी इज्जत और मर्यादा बहुत अधिक हो, लेकिन फिर भी इसे एक कमजोर योग के रूप में ले सकते हैं। और सूर्य पर पड़ती शनि की दृष्टि व्यक्ति के मान सम्मान को कहीं न कहीं थोड़ा धूमिल करती है, या कह सकते हैं कि उसे अनेक बार अपमान का सामना करवाती है। और अगर अंतिम सूत्र की बात करें तो अगर किसी लड़की की कुंडली में गुरु सप्तम भाव में अकेले बैठे हो, और अगर किसी लड़के की कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में अकेले बैठे हो, तो ऐसी अवस्था में सर्वप्रथम तो कई बार विवाह होने में परेशानी होती है, और इसके बाद जो आगे वैवाहिक जीवन होता है वह भी इतना अच्छा नहीं होता है, उसमें भी कोई न कोई परेशानी चलती ही रहती है। इस पर भी अगर यहाँ शुक्र या गुरु पर अगर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, शनि, राहु या मंगल आदि ग्रह उस भाव को देख ले जहाँ पर
गुरु और शुक्र बैठे हो तो ऐसी अवस्था में भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है और साथ ही जो वैवाहिक जीवन होता है वह भी कहीं न कहीं कष्टों से भरा रहता है और वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होता है। तो प्रिय दर्शकों, यह थे वह ज्योतिष के 8 अकाट्य सूत्र। उम्मीद है आपको जो मैंने आज सूत्र बताए हैं इन्हें आप याद भी रखेंगे और आगे जिन भी कुंडलियों को आप देखेंगे उसमें इनका प्रयोग भी करेंगे। ऐसी ही रोचक वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से आगे भी मिलती रहेंगी। अगर आप ज्योतिष या अन्य क्षेत्रों में इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।